Hello everyone. So today the topic which we are going to study is spherical mirrors. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग spherical mirror से related सारी चीज़ें पढ़ेंगे from top to bottom everything. Each and every single concept will be discussed because as you all must be very familiar that इसी टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तक पहुंच पाओगे and that is ray diagram. But before studying ray diagram, the concept of spherical mirrors must be very clear in your mind. Because there are several terminologies which are directly related to the concept of ray diagrams. So before studying ray diagram, we will be studying about spherical mirrors and all the terms related to it. So let's move forward. So first of all, we need to understand that the spherical mirrors are of two types. First is the concave mirror and the second one is convex mirror. ठीक है, ये दो बेसिक हमारे दो टाइप्स होते हैं, इसको बहुत इजीली आप याद कर सकते हो. द फर्स्ट टाइप इज कॉन्केव मिरर एंड द सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर. लेकिन इंडिया में अलग सिस्टम चलता है, हर किसी का दो नाम होता है. ठीक है, इवन इफ यू आस्क एनी बंगाली पर्सन तो वो आपको बताएगा कि हाँ आपका बाहर का नाम उसका कुछ और है एंड घर का उसका डाक नाम है. डाक नाम क्या होता है, इवन अ बंगाली कैन टेल यू. इसी तरह हमारे हर घर में होता है, घर का नाम कुछ और, बाहर का नाम कुछ और. अब वेस्टर्न की दुनिया या साइंस की दुनिया ये इस चीज़ से बाहर कैसे रहे, तो यहाँ भी ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आ गया कि हर चीज़ का दो नाम रख देते हैं. एक तो ये घर वाला नाम हो गया कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, एक बाहर वाला नाम है उसको भी हम लोग जान लेते हैं. सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं. वी कॉल दिस अ कन्वर्जिंग मिरर. एंड इन अ वेरी सिमिलर फैशन कॉन्वेक्स मिरर का बाहर का नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर. ठीक है, दिस इज नोन एज अ डाइवर्जिंग मिरर. अब ऐसा क्यों होता है, ये तो इनके स्ट्रक्चर की वजह से होता है. द टाइप ऑफ रे फॉर्मेशन आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद इनका ये दो नाम रखा गया है. यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आई है दैट इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर रेज क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं. एंड इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर व्हाट हैपेंस टू द रेज, दे डाइवर्ज आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर. अब कन्वर्जिंग का ये मतलब है दैट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर दे टेंड टू मीट एट वन पॉइंट. मतलब अगर ढेर सारी रेज हैं तो वो मिरर से टकराने के बाद एक सिंगल पॉइंट की ओर ट्रैवल करने की कोशिश करेंगी. एंड व्हाट हैपेंस इन डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब है कि मिरर से टकराने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाएंगी. दैट इज वाई कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है. तो ये तो हो गया कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स होता क्या है. बट द टर्म्स रिलेटेड टू इट आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वील नाउ मूव ऑन टू द टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर के स्ट्रक्चर को देखते हैं. अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्केव मिरर, देखिए इसका कंस्ट्रक्शन बहुत आसान सा होता है. आप बस एक ऐसी लाइन बना दीजिए. ठीक है, ये बना दिया, इसको हम लोग उल्टा सी कहते हैं. उल्टा सी बनाया और पीछे ऐसी सी लाइन खींच दीजिए. यू हैव टू मेक दीज लाइन्स. नाउ व्हाट डज दीज लाइन्स इंडिकेट, दीज लाइन इंडिकेट्स दैट द मिरर इज एक्चुअली पॉलिश्ड फ्रॉम बिहाइंड. ये पीछे से पॉलिश है. ठीक है, तो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दैट द मिरर इज पॉलिश्ड फ्रॉम बिहाइंड. अब पॉलिश का क्या मतलब है, पॉलिश का मतलब ये है कि अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके मिरर को स्ट्राइक करेंगी, ठीक है, द रेज ऑफ लाइट कम एंड स्ट्राइक्स द मिरर, दे विल नॉट बी एबल टू मूव बैक साइड. वो पीछे नहीं जा पाएंगी. तो ये यहां से अलग अलग डायरेक्शन में, ये तो मैंने कर्व बना दिया, आप इसको समझ लो सीधे सीधे या पॉइंट के तरफ, या आप कह सकते हो कि क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है तो ये एक पॉइंट पे आने की कोशिश करेंगी. द रेज विल ट्राई टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट. अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है या यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. सो यू विल गेट द आंसर वेरी इजिली दैट सिंस देयर इज नो चेंज इन द मीडियम, यहाँ पे मीडियम के साथ कोई भी चेंज नहीं हो रहा है एंड दैट इज वाई दिस विल बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कॉन्केव मिरर. अब हम देखते हैं कि ये तो इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं. कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखो टकराने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर आप देखो ये सब एक पॉइंट पे आने की कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू कन्वर्ज, ये एक पॉइंट की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको कॉन्केव मिरर कहते हैं. एंड नाउ लेट्स स्टडी द टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्केव मिरर. ठीक है, कॉन्केव मिरर को हम लोग इससे टर्म्स समझेंगे. तो देखो ये भी बहुत आसान होता है. अभी हमने देखा कि एक कॉन्केव मिरर को हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं. ठीक है, ये मैंने बना दिया. अभी मैंने बताया दैट दीज लाइंस इंडिकेट दैट द मिरर इज पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड. नाउ देयर इज वन पॉइंट व्हिच इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ दिस मिरर.
ठीक है, देयर इज वन पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ दिस मिरर, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो जैसा दिखता है वो जरूरी नहीं कि हमेशा से वो वैसा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने आप को देख लो, कुछ साल पहले आप इतने बड़े से हो गए, फिर आप थोड़े से और बड़े हो गए, फिर अभी आप कुछ और हो गए हो, आगे जाके आपका साइज कुछ और हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी जो मिरर है ये हमेशा से ऐसा नहीं था, अभी आपको दिख रहा है, लेकिन एक जमाना हुआ करता था, वंस अपॉन अ टाइम वेरी लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये एक स्फीयर का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, एक जमाना था, एक टाइम था जब ये मिरर, ये जो कर्व पार्ट आप देख रहे हो, ये एक स्फीयर का पार्ट हुआ करता था, और जिस स्फीयर का ये पार्ट था उस स्फीयर का एक कोई सेंटर भी तो होगा। ठीक है, और इसी सेंटर को हम डिनोट करते हैं C से, और इस C का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो नाउ यू कैन इजिली डिफाइन व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप यहाँ पे बता सकते हो दैट द कॉनकेव मिरर वाज वंस अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको यहाँ पे देखो पोल समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, लेट्स ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन। ये हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन किस दो पॉइंट्स को टच कर रही है? इट इज टचिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर and also touching pole. So the imaginary line which is passing from the center of curvature and the pole, इस लाइन को आप क्या कहते हो? इस लाइन को आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने ऐसे शॉर्ट में PA लिख दिया है, आप प्रिंसिपल एक्सिस समझ जाना। तो हाउ कैन यू डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस? इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ठीक है, सिर्फ इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को अगर आपने मेंशन किया अपने आंसर में, तो दैट विल नॉट बी करेक्ट। ठीक है, तो यू नीड टू मेंशन बोथ द पॉइंट्स दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज क्रॉसिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। अब देखिए, यहाँ पे हमने पोल के बारे में पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन देख ली, और हमने प्रिंसिपल एक्सिस की भी डेफिनेशन देख ली। अब आप देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की एक डिस्टेंस होती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की एक डिस्टेंस होती है। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप देखिए, C और P के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसका एक मिड पॉइंट है। दिस पॉइंट, ये एक मिड पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, और F से डिनोट करते हैं। बट दिस विल नॉट बी द वे हाउ यू विल डिफाइन फोकस। वी आर साइंस स्टूडेंट्स, तो हमें हर चीज टेक्निकल वे में आंसर देना होगा। ठीक है, यू जस्ट कैन नॉट सिंपली आंसर कि C और P के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। नो, दैट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। मतलब वो 100% करेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये आंसर गलत है, ये सही है, बट ये 100% सही है। आप इसी तरीके से इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका बैकअप में है। सो लेट्स सी कि वो दूसरा तरीका क्या है। अब ये तरीका कुछ इस तरीके का है कि आप ये देखिए, दैट इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर, इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर, और ये लाइट कैसी है? ये जो लाइट है, रे ऑफ लाइट, दिस इज एक्चुअली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दैट मीन्स इफ अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis strikes the mirror, then after reflection it will pass through a point. After reflection it will pass through a point, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। किसी किसी जगह इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन करोगे फोकस। So what is the definition of focus? That when a ray of light parallel to the principal axis strikes the mirror, then after reflection it passes through a point on the principal axis, and that point is known as focus or principal focus. यहाँ पे हमने एक नया टर्म अभी समझा है, और इस टर्म को हम बोलोगे प्रिंसिपल फोकस या फोकस। अब इसी के साथ साथ देखो, एक नया टर्म आ जाता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द पोल। डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द पोल, इसको आप क्या बोलोगे? इसको स्मॉल f से आप डिनोट कर दो। ठीक है, इसको स्मॉल f से डिनोट किया, और स्मॉल f को आप बोलोगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। सो व्हाट इज फोकल लेंथ? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द पोल। ठीक है, फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। तो यहां हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। कुछ छोटे छोटे एक दो और टर्म्स है, इसको भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक की जो डिस्टेंस है,
ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक की जो डिस्टेंस है इसको एक हम अल्फाबेट से डिनोट करेंगे और इसको बोलेंगे u। ठीक है, ये है हमारा स्मॉल u। सो स्मॉल u से हम डिनोट करते हैं द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, u से डिनोट करेंगे। इसी तरह सपोज कि यहां पे एक इमेज बन रही है, इस पॉइंट पे एक इमेज बन रही है, तो आप देखो इमेज से लेके मिरर या पोल तक की डिस्टेंस। ठीक है, इमेज से लेके मिरर तक की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे, इसको हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे। सो व्हाट इज अ स्मॉल v? इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर से लेके इमेज तक की डिस्टेंस को v, मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को u। ये हो गए हमारे सारे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड व्हाट इज फोकस, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज पोल, u क्या होता है, v क्या होता है, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ ली, ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अब आते हैं एक छोटे से टॉपिक पे, दैट इज द टाइप्स ऑफ इमेजेस। मतलब अब इन सारे मिरर्स का काम क्या है, इनका काम है इमेज को प्रोड्यूस करना। लेकिन इमेज को समझने से पहले आपको यह समझना होगा दैट द इमेज इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके की इमेज होती है हमारे पास, एक होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। अब आप इसके नाम पे चले जाते हो, लिटरल मीनिंग पे चले जाते हो, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या मिसकंसेप्शन हो जाता है, रियल मतलब असली, वर्चुअल मतलब नकली, मतलब रियल असली इमेज और वर्चुअल नकली इमेज। ऐसा नहीं है, रियल और वर्चुअल दोनों ही असली इमेज है। इमेज तो बनी रही है ना, तभी तो हमें दिख रही है, वो असली है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन रही है, हमने उसको बस मान लिया है। वो उसका दूसरा कॉन्सेप्ट, उसके हम अभी उसके डेप्थ में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। बट आप इसको लिटरल मीनिंग मत लेना दैट रियल इमेज मतलब रियल, वर्चुअल इमेज मतलब नकली, ऐसा नहीं होता है। इनको नाम दिया गया है इनके इंटरसेक्शन पैटर्न से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये इंटरसेक्शन क्या होता है उसके पहले आपको ये समझना होगा कि इमेज बनती कैसे है। इमेज तब बनती है व्हेन रेज इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, मान लिया कि हमने दो रेज हैं, ये आप समझ लो, एक रे ऐसे आ रही है और दूसरी रे यहां से आ रही है। अब देखिए ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे ये कट करेंगी एक दूसरे को, वहां पे इमेज बनेगी। ठीक है, सो इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रेज। अब यही जो इंटरसेक्शन है ना, यही सारी कंफ्यूजन पैदा करता है। एक्चुअली दिस इंटरसेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज रियल इंटरसेक्शन एंड द सेकेंड वन इज वर्चुअल इंटरसेक्शन। रियल इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि दोनों रेज आ रही हैं और रियल में मतलब दे आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, तो यहां पे इमेज कौन सी बनेगी, यहां पे इमेज बनेगी रियल इमेज। सो रियल इमेज की डेफिनेशन क्या हो गई, द काइंड ऑफ इमेज which is formed by actual intersection of rays is known as real image। तो रियल इमेज बनती है रियल इंटरसेक्शन से। अब अगर एक रियल इंटरसेक्शन है तो इसके साथ साथ दूसरा इंटरसेक्शन क्या होता है, दूसरा होता है स्टूडेंट्स वर्चुअल इंटरसेक्शन। वर्चुअल इंटरसेक्शन मतलब हमें देखने से लगता है कि रेज उस पॉइंट पे या उस लोकेशन पे इंटरसेक्शन कर रही होंगी। ठीक है, उसको हमें दिख नहीं रहा है लेकिन हम मान लेते हैं कि उस जगह वो इंटरसेक्शन कर रही होंगी। So that kind of image is known as virtual image। तो virtual image की definition क्या हो गई, its definition is it is the kind of image which is formed when rays appears to intersect at a point। ठीक है, virtual image क्या होती है, जब ढेर सारी rays एक point पे appear कर रही हैं कि लग रहा है यहाँ पे ये intersect कर जाएंगी। So virtual image is the type of image which is formed when rays appears to intersect at a point, उसको हम लोग कहते हैं virtual image। तो अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। दोनों की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रियल इमेज की प्रॉपर्टी होती है दैट इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इमेज की प्रॉपर्टी होती है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। लेकिन वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी होती है दैट इट इज इरेक्ट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बेसिक आपके डिफरेंस है बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि क्योंकि इस रियल इमेज को आप देख रहे हो कि असली में इंटरसेक्शन हो रहा है, सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन।
ठीक है, जहां पे इंटरसेक्शन होना होगा वहां पे अगर हम एक स्क्रीन लगा देंगे तो दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, मतलब रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, बट व्हाट अबाउट वर्चुअल इमेज, they cannot be obtained on a screen because the intersection is actually virtual, तो आप उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, एंड दिस वाज ऑल द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। हमने अभी स्फेरिकल मिरर्स, उसके टाइप्स एंड ऑल द टर्म्स, दैट इज सबसे पहले हमने पोल पढ़ा, फिर हमने फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ लिए। ओके, सो जस्ट लाइक वी स्टडीड अबाउट द कॉन्केव मिरर, सिमिलरली हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कॉन्वेक्स मिरर का। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा बस स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कॉन्वेक्स मिरर में। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जैसे हमने कॉन्केव मिरर में उल्टा सी बनाया था, कॉन्वेक्स मिरर में सीधा सी बना देंगे। तो ये आपने बना दिया सीधा सीधा सी बना दिया, ठीक है। हमें ये भी पता है कि इसका एक सरफेस पॉलिश होता है, तो आपने इसके बैक साइड को पॉलिश कर दिया। दिस इज एक्चुअली पॉलिश एंड यू नो दैट द मीनिंग ऑफ पॉलिश, ठीक है। पॉलिश का मतलब क्या होता है कि रेज एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा पाएंगी, ठीक है। सो दिस सरफेस इज पॉलिश एंड दिस इज द नॉन पॉलिश सरफेस। आपको याद होगा कि सेंटर ऑफ द मिरर क्या था, सेंटर ऑफ द मिरर था पोल, तो यहाँ पे भी पोल है, ठीक है। इसी तरह आप देखो कि ये भी जो स्फीयर आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स मिरर, ये भी एक समय पे किसी स्फीयर का पार्ट हुआ करता होगा, ठीक है। तो ये भी किसी स्फीयर का पार्ट हुआ करता था, और इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, इसको हमने कह दिया ये हो गया सेंटर। और आपको याद है सेंटर को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइन हमने बनाई जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हुई निकलती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली आप ये देखो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोकस। यहाँ पे हमारा हो गया फोकस, ठीक है। सो ये वही सारे टर्म्स थे जो अभी हमने कॉन्केव मिरर पे पढ़े थे। अब इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे रेस किस तरीके से एक्ट करती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना होगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा दैट कॉन्वेक्स मिरर इज एक्चुअली डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का क्या मतलब है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर ये अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाती हैं। कॉन्केव मिरर की तरह नहीं कि एक पॉइंट पे आ जाएंगी, ये अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाती हैं। इसी की वजह से इनका जो रे पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर एक रे ऐसे आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगी। सिमिलरली आप देखो एक रे आ रही है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट डाइवर्जेस। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक लॉ भी पढ़ा था कि अगर इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन कॉन्केव मिरर के सेंस में क्या होता था, इट पासेस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज फोकस। यहां पे उसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट होगा दैट इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it appears to pass from a point on the principal axis which is known as focus। आप देखो ऐसा देखने से लगेगा, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से पास हो रही हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए कैसा इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वर्चुअल, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द ओनली रीजन जिसके वजह से कॉन्वेक्स मिरर में ओनली वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। हमने रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में अभी पढ़ लिया। आपको बस इतना याद रखना होगा दैट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सिंस द रेज अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, the rays appears to meet at a point, and that is why the image which is formed by convex mirror is always virtual, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है एग्जाम में दैट विच काइंड ऑफ मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, तो यू नो द आंसर कि इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए सारे वही चीज हैं, CFP, वो सारे लॉज यहाँ भी काम कर रहे हैं। जैसे कॉन्केव मिरर में फोकस से असली में रेज पास हो रही थी, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि रेज अपीयर्स टू पास, एंड सिंस द रेज आर अपीयरिंग टू पास थ्रू अ पॉइंट, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। अभी अभी हमने ये भी पढ़ा था कि वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी होती है दैट इट इज ऑलवेज इरेक्ट, and the second most important property is since the intersection is virtual, that is why it cannot be obtained on a screen. So that's all for convex mirror, okay? So this is all ये हो गई सारी चीजें हमारी spherical mirror से related। हमने spherical mirrors, उसके types और हमने types of images को भी पढ़ लिया, okay? So that's all for today. Now in the next video we will be discussing about the most important topic of this chapter, and that is the
रे डायग्राम, हम रे डायग्राम के कंस्ट्रक्शन को अपने अगले वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वेरी गुड डे।